प्राचीन भारत के सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेल खड़ी। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बेहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बेहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य
मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मध्यभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मध्यभांड। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर तीन भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पी नगर तीन भागों में विभाजित या विभक्त था? धौलावीरा। वैदिक सभ्यता। ठीक है साथियों, तो वैदिक सभ्यता में पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत के राजचीज में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जैसे दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। चारवाक दर्शन के चारवाक हैं और चारवाक योग के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद। ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। वेदों की रचनाओं को
पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तेई नाम ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद तेई या तेई कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है, यानी क्या है? पवित्र जादू। अर्थों का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सर्वप्रथम सोम को समर्पित है, यानी पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुश्रणी। किस प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुश्रणी। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं?
अत्य रंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः है या था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक योगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक योगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार या लुहारगिरी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काल की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमू। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा, क्रमू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष
किसने लिया था? वीजी तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वीजी तिलक ने। अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू। अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो साथियों, ये था दूसरा चैप्टर। अब हम आगे बात करेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस ग्रंथ में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। मिलिंद पहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक। पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दस्युओं के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए
विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तिब्बती बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। किसके द्वारा तिब्बती बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किस करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। इस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। ज्ञान। मौर्यवंशी शासक अशोक के रुनिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। ज्ञान। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानतिक। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानतिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों यानी सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों यानी सोलंकियों ने करवाया था। ईसावाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ईसावाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका कोण यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। अनेकांतवाद किसका कोण केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? सातवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। तो ये थे अपने जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे महाजनपद काल। सबसे पहला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका।
नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। हरेक वंश के किस शासक को कुरिक कहा जाता था? अजातशत्रु। हरेक वंश के किस शासक को कुरिक कहा जाता था? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मध्यभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन NDPW। किस प्रकार का मध्यभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्ध
अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। अब बात करेंगे जैन संगीतियां। संगीति समय स्थल अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूल भद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी स्थल पर, और अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा समण। इसी प्रकार बौद्ध संगीति है, और प्रथम संगीति की हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व, ये अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में हुई थी, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 100 साल बाद। कालाशोक इसके समय शासक थे, और वैशाली में हुई थी, और सर्वकामिनी अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और ये अध्यक्ष थे मौर्य गलिपुत्र। और चतुर्थ यानी प्रथम सदी ईस्वी में कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई थी, और विश्वामित्र अध्यक्ष थे। जो 16 महाजनपद थे, अब हम बात करेंगे उनके बारे में। महाजनपद, राजधानी और विशेषता एवं क्षेत्र। मगध सबसे पहला जो महाजनपद था वो था मगध। इसकी राजधानी थी राजगृह या राजगीर। यानी विशेषता क्या है इसकी? राजगृह को गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है। ये पटना गया बिहार में है। दूसरा था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, आधुनिक भागलपुर। और विशेषता में बात करें तो आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले। तीसरा था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी या बनारस। और अगर बात करें इसके विशेष के बारे में तो शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। बज्जी चौथा है बज्जी। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, जिसे विदेह या मिथिला कहते हैं। विश्व की प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता। इसकी विशेषता है बज्जी की, यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फर और दरभंगा आज का क्षेत्र माना जाता है, यानी ये बिहार में आता है। कौशल मतलब 5वां है ये, और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ये इसके क्षेत्र मान सकते हैं अपन। विशेष कुरु यानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, यानी दिल्ली, मेरठ उत्तर प्रदेश यानी हरियाणा। और चेदी, ये इसकी राजधानी थी शक्तिवती, और ये बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया। मल्ल यानी कुशीनगर एवं पावा, ये देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र इसमें आता था। अस्मक यानी पौदन या पोतन, इसकी राजधानी थी। अस्मक की राजधानी थी पौदन या पोतन। ये गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था यह। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी या कोसम। प्रयाग यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है लगभग। पांचाल, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र एवं कांपिल्य, और ये रोहिलखंड के पास बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, लगभग काफी ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में रहे हैं। मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर यानी जयपुर, जो राजस्थान के अलवर और भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र लगता था उस समय, आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो। अवंती यानी उज्जैनी एवं महिष्मती, जो आज अगर हम बात करें तो मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। गांधार यानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती इसकी राजधानी थी, गांधार की तक्षशिला। आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। सुरसन की राजधानी थी मथुरा, और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कम्बोज यानी इसकी राजधानी थी राजपुर। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान के आसपास पड़ता है। ये मौर्य काल के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो मौर्य काल का अगर हम बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका काल
माना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में पिछलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। मौर्य साम्राज्य में पिछलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बाबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बाबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्त्रोत जिसमें
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने साहित्य शुद्धता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। किसने साहित्य शुद्धता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम पिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम पिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? अभिलेख नंबर 13। शिलालेख 13। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़पोष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़पोष। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है?
15 अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं साहिबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं साहिबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो साथियों ये था 5वां पार्ट। इसके साथ ही हम मौर्योत्तर काल भी पढ़ लेंगे। पार्ट 6वां 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। कौरव वंश की संस्थापक कौन था? वसुदेव। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सेनोक। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सेनोक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। 7 बहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र। 7 बहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कंडफिशस सेकंड। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कंडफिशस सेकंड। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का उपयोग किया? शकों ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का उपयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। ईसा पूर्व 2वीं सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार श्रेणी
किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी श्रेणी। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश ने शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वप्रथम प्रभावशाली राजा था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैल का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। जो कला श्रेणी भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ यानी शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है
उसे कहते हैं गांधार शैली। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। 7 वाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। 7 वाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। तो साथियों, ये था हमारा पार्ट 5 एवं 6। अब हम आगे चर्चा करेंगे पार्ट 7 के बारे में, संगम काल के बारे में। जो तो संगम काल का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संगम युग में ओरेयोर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में ओरेयोर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तौल कपियन ग्रंथ संबंधित है। तौल कपियन ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तौल कपियन ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लाल चोर के नाम से प्रसिद्ध वह चोर शासक कौन था जिसने करगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुप्त वन। लाल चोर के नाम से प्रसिद्ध वह चोर शासक कौन था जिसने करगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुप्त वन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारक और मणि मेघलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। तमिल भाषा के शिल्पाधिकार कारण और मणि मेघलई की नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तौल कपियन। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तौल कपियन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? स्कंद कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? स्कंद एवं कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किस के लिए प्रयुक्त होते हैं? राजा। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तमिल काव्य का इडियट कहा जाता है? शिल्पोद्दीकारम। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पोद्दीकारम। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुप्त वन। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुप्त वन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरेयूर। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरेयूर। तोलकप्पियम की रचना किसने की? तोलकप्पियम ने। तोलकप्पियम की रचना किसने की? तोलकप्पियम ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनवन। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनवन। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै।
तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड नरेश ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? स्कंद मतलब कार्तिकेय। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? स्कंद मतलब कार्तिकेय। महत्वपूर्ण बिंदु संगमों का आयोजन। संगम स्थान अध्यक्षता। प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्यार यानी अगस्त ऋषि ने। प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, अगस्त्यार अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम यानी अल्बे में। अगस्त्यार यानी अगस्त ऋषि ने इसकी भी अध्यक्षता की थी। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, नक्कीरर अध्यक्ष थे। तृतीय संगम मदुरई में नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ संगम काल के संबंधित प्रश्न। अब आगे पढ़ेंगे हम गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल का अगर हम समय पीरियड की बात करें तो 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? बाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? बाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त को
किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। फाहियान और हेमसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। क्रमशः। फाहियान और हेमसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन का क्रमशः। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19वीं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तथ्य नंबर 1। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य और चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। त्याग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। त्याग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के।
गुप्त सम्राट जिसने हूरों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूरों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। सत्य विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हूरों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। कौन सा राजवंश हूरों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ यानी धार में। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। मेहर कुल का संबंध था हूरों से। मेहर कुल का संबंध था हूरों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट को। पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग है? गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। में गुप्तोत्तर काल। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने।
पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशन सेकंड ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का कन्नौज का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नंगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी।
एक चालू अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। महत्वपूर्ण तथ्य, शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 यानी 634 ईस्वी होगा। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हड़ की। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्निगमन को रोका पुलकेशिन सेकंड ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्निगमन को रोका पुलकेशिन सेकंड ने। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए? कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ई नत्रु। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ई नत्रु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी में। बात करते हैं प्राचीन भारत का विविध। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां मतलब कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? धातुओं और सिक्कों का अध्ययन। हिप्पोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। हिप्पोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स डिकेंस। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स डिकेंस। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चालकोलिथिक यज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको चालकोलिथिक
चालकोलिथिक एज कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास बद्धता के लेखक हैं भास। स्वप्नवास बद्धता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद हो। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद हो। आधुनिक भारत के हाल का पूर्वज था क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा का प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। संबंध ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। कौन सा बंदरगाह पेडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण की अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। कौन सा बंदरगाह पेडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक से ज्ञात था? अरिकमेडु। ताम्रपाषाण यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन ने। किस मंदिर का काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो साथियों, ये था प्राचीन इतिहास। लगभग हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं प्राचीन भारत के। अब हम आगे बात करेंगे मध्यकालीन भारत के। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट पार्ट में चालू करते हैं। धन्यवाद।